नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर विस्तार से देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। खबर है रायपुर से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे से 26 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बड़ी संख्या में लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैंक कार्ड जब्त किया गया। आईपीएल मैच में सट्टा लगा रहे थे। रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे से 26 सटोरियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैंक कार्ड जब्त किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, ये आरोपी आईपीएल मैच में सट्टा लगा रहे थे और ये सब अब पुलिस की हिरासत में। 26 सटोरिये जिन पर शिकंजा कसा है पुलिस ने। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, एक बड़ी सफलता है पुलिस के लिए, 26 सटोरिये पकड़े गए हैं, क्या जानकारी है? बिल्कुल ऋतु, देखिए ये टीम जो सट्टा ऐप है उनके माध्यम से सट्टा का संचालन कर रहे थे। लेजर 10 एक सट्टा ऐप है, उसके माध्यम से ये जो सट्टा है उसका संचालन कर रहे थे। इसके अलावा रेड्डी अन्ना का इन्होंने जो है वो आईडी ली हुई थी। रेड्डी अन्ना की जो आईडी है उससे ये जो तमाम तरीके से है वो सट्टा ऐप को संचालन कर रहे थे। इसके अलावा महादेव ऐप से 270 नंबर प्लेटफॉर्म ये लोग उपयोग करते थे और इससे जो सट्टा है वो संचालित करते। कुल 26 लोग हैं, जिसमें 3 एमपी और 1 यूपी और 23 छत्तीसगढ़ के सटोरी हैं। तो छत्तीसगढ़ के रहने वाले, छत्तीसगढ़ के रहने के पर ये वहां पर ऑपरेट कर रहे थे। और पुणे पे अगर बात की जाए तो फ्लैट है तो और जो रायपुर पुलिस ने उनकी दरख्वास्त है। इसके अलावा कई इसमें ऐसे शामिल है तो दुबई है वो जो है ट्रेनिंग लेके आए, वही से ट्रेनिंग लेने का यहाँ ट्रेनिंग। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, देखिए कई चीजें बरामद की गई हैं। अब देखना होगा कि ये क्या किसी गिरोह से जुड़े हुए हैं या फिर और भी लोग इनके संपर्क में। फिलहाल शुक्रिया रोहित आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे और अब खबर है मुरैना से, जहां पुलिस और एफएसटी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। 41 लाख रुपए कैश पकड़ा गया है। तो बड़ी सफलता है पुलिस और एफएसटी टीम के लिए। मुरैना से खबर सामने आई है, जहां कार में चेकिंग के दौरान कैश पकड़ा गया है। नूराबाद थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का ये मामला है। तो वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है। 41 लाख रुपए कैश पकड़ा गया है। पुलिस और एफएसटी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। 41 लाख रुपए कैश पकड़ा गया। कार से चेकिंग के दौरान कैश बरामद हुआ है। बड़ी सफलता एफएसटी के लिए और जांच लगातार जारी है। 41 लाख रुपए कैश जब्त किया गया है और इसके साथ ही नेशनल हाईवे पर यह कार्रवाई हुई है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। नूराबाद थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का ये मामला बताया जा रहा है। एक गाड़ी को रोका गया, उसमें से लगभग 41 लाख रुपए उनको मिले हैं। ये ग्वालियर से जो है व्यक्ति लेकर के आ रहा था। जो व्यक्ति जिसके यहाँ से माल मिला है वो, उनका नाम लवलेश बांदेल है। और जब उनसे हिसाब के बारे में पूछा गया तो कोई वो बहुत विस्तार से उसके बारे में नहीं बता पाए। तो जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है उसको बुला करके उसकी सुपुर्द उनको कर दिया गया है। उसमें जो नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये राशि 10 लाख रुपए से अधिक है, इसलिए वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ग्वालियर को ये मामला भेज दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उड़ीसा की पुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सुचरिता मोहंती ने अपना टिकट लौटा दिया है। उन्होंने पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखी, जिसमें पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं मिलने की बात कही है। पुरी लोकसभा सीट और राज्य की 7 विधानसभा सीटों के लिए 25 मई को मतदान होना है, जबकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई है। इस सीट से बीजेडी से अरूप पटनायक और बीजेपी ने संबित पात्रा को खड़ा किया है। दोनों ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो देखिए, ये चुनाव जो है वो कांग्रेस के लिए आसान नहीं। और अब आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें, जिसमें आप देखिए कि अब तक कांग्रेस को किन किन नेताओं ने झटका दिया है। पहली तस्वीर आज की है, जहां पुरी से कांग्रेस की उम्मीदवार सुचरिता मोहंती ने टिकट लौटा दिया। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां अक्षय बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन ही नामांकन वापस ले लिया और इंदौर में कांग्रेस अब लड़ाई में ही नहीं है।
तीसरी तस्वीर है नीलेश कुंभानी की, जो सूरत से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिनका पर्चा ही खारिज हो गया। चौथी तस्वीर सुदर्शन रावत की है, जिन्होंने राज्य संबंध से चुनाव लड़ने से मना कर दिया और टिकट लौटा दिया। और पांचवी तस्वीर रोहन गुप्ता की है, जिन्होंने अहमदाबाद पूर्व से ही टिकट लौटा दिया है। तो ये 5 तस्वीरें जहां कांग्रेस के जो योद्धा थे वो मैदान छोड़ते हुए नजर आए हैं। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, आबकारी घोटाले में अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। विशेष कोर्ट ने अनवर ढेबर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया था, जिसे लेकर जमानत याचिका लगाई गई थी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आबकारी घोटाला मामले में अनवर ढेबर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। विशेष कोर्ट में सुनवाई चल रही थी जमानत याचिका को लेकर, लेकिन अब अपडेट ये सामने आया है कि जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता खोमन साहू लाइव जुड़ रहे हैं। खोमन, एक बड़ी खबर सामने आई है, जमानत याचिका जो लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया गया। देखिए, निश्चित तौर पर ऋतु, जो याचिका लगाई गई थी अनवर ढेबर के वकील के द्वारा, वो याचिका जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है। जिस तरीके से ईओडब्ल्यू ने पिछले दिनों अनवर ढेबर से एक टेबल में बैठकर बातचीत की थी, तीनों जो आरोपी हैं मुख्य रूप से शराब घोटाले से जुड़े, उसको लेकर पूछताछ की गई थी ईओडब्ल्यू ने। उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में जब पेश किया गया था ऋतु, तो अनवर ढेबर ने याचिका लगाई थी, उस याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी आपने देखा था ऋतु कि किस तरीके से शराब घोटाले का मामला जो है बढ़ चढ़कर गूंजा था, और यही कारण था कि लगातार जो अनवर ढेबर है उसके ऊपर आरोप लगते रहे थे। अनवर ढेबर वही है जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफी करीबी माने जाते हैं। अनवर ढेबर का छोटा भाई जो है एजाज ढेबर रायपुर राजधानी का महापौर है। ऐसे में अलग अलग तरीके से जो तार जुड़े हुए हैं, उसको लेकर जो ईओडब्ल्यू के जो अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे थे ऋतु, और यही कारण है कि अनवर ढेबर की याचिका को खारिज कर दिया गया। अनवर ढेबर से याचिका तो खारिज कर दी गई है और मुश्किलें भी अनवर ढेबर की बढ़ गई। अब देखना होगा कि ये और कितना नुकसान भरा फैसला साबित होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए खुमन, और तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपने रायपुर से सुनी, और आगे बढ़ेंगे और मुरैना से एक और खबर आपको बता दें। पुलिस और एफएसटी की टीम को यहाँ पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। 41 लाख रुपए कैश पकड़ा गया है। तो बड़ी सफलता, 41 लाख रुपए कैश पकड़ा गया। कार से चेकिंग के दौरान कैश बरामद हुआ है। नूराबाद थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का यह मामला है। इधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो नूराबाद थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का मामला बताया जा रहा है। 41 लाख रुपए कैश जब्त किया गया। मुरैना से यह खबर, पुलिस और एफएसटी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। एक गाड़ी को रोका गया, उसमें से लगभग 41 लाख रुपए उनको मिले हैं। ये ग्वालियर से जो है व्यक्ति लेकर के आ रहा था। जो व्यक्ति जिसके यहाँ से माल मिला है वो, उनका नाम लवलेश बांदेल है, और जब उनसे हिसाब के बारे में पूछा गया तो कोई वो बहुत विस्तार से उसके बारे में नहीं बता पाए। तो जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है उसको बुला करके उसकी सुपुर्द उनको कर दिया गया है। उसमें जो नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये राशि 10 लाख रुपए से अधिक है, इसलिए वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ग्वालियर को ये मामला। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, एक बड़ी सफलता है टीम के लिए, 41 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। कहां से कैश लाया जा रहा था और कहां के लिए लाया जा रहा था ये कैश, मनोज? जी ऋतु, मैं बता दूं कि जब से आदर्श आचार संहिता चुनाव की लगी है, तभी से मुरैना की नजदीकी सीमाओं पर एसएसटी और एफएसटी टीम द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है और कई उपलब्धियां हासिल की है। ऐसा ही एक ग्वालियर से लवलेश बांदल जो मुरैना निवासी थे, वो अपनी स्विफ्ट कार के सीट के नीचे 41 रुपए रख के आ रहे थे, और पुलिस और एसएसटी टीम को सूचना मिली। जब उन्होंने तलाशी ली तो उनकी सीट के नीचे 41 लाख रुपए मिले, और उनसे पूछताछ की गई तो अपना लेखा चुका है वो नहीं प्रस्तुत कर सके। तो पुलिस ने, एसएसटी टीम ने कैश को जमा कर इनकम टैक्स विभाग को सौंपा है, और इनकम टैक्स विभाग अब इसकी जांच पड़ताल कर रहा है कि 41 लाख रुपए है कहाँ से आए और किस तरीके से जो ग्वालियर से लेकर मुरैना आ रहे थे। अपने आप को शराबा व्यवसायी बता रहे हैं, लेकिन वो 41 लाख रुपए का लेखा जोखा जो पुलिस को नहीं दे सके, तो जो मामला इनकम टैक्स विभाग को सौंप दिया है। बिल्कुल।
बिल्कुल मनोज, और ऐसे ही कार्रवाई हम लगातार देख रहे हैं कि चुनावी आचार संहिता लगी हुई है और जगह जगह इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए मनोज और जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर है बेमेतरा से, जहां पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 11 में से 11 सीट जीत रही है। इधर राधिका खेड़ा विवाद पर बीजेपी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने अंदर झांके और अपना परिवार देखे। पूर्व गृह मंत्री साहू ने बिरनपुर हिंसा मामले में सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। 11 जीतने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पर एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि अधिकांश सीट इस बार हम लोग छत्तीसगढ़ में जीत रहे हैं। हमारी पार्टी में, हमारे केडर में, हमारे परिवार में, तो उसको सुलझाने में, समझाने में, समझने में हम लोग सक्षम हैं। अपने परिवार को देखें, अपने पार्टी को देखें, अपने गिरेबान में झांक के देखें। सीबीआई जांच निष्पक्ष जांच हो, सबकी सुनवाई हो, आरोपियों की हो, आवेदकों की हो, अनावेदकों की हो, आम जनता की हो, सबकी सुनवाई हो, निष्पक्ष न्याय आना चाहिए, मूल उद्देश्य ये है। और आगे बढ़ेंगे, बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ की रमन सरकार में मंत्री रहे अजय चंद्राकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस की भाषा से लेकर राधिका खेड़ा विवाद मामले में कांग्रेस को जमकर घेरा। राधिका खेड़ा विवाद मामले पर चंद्राकर ने कहा कि पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि एक महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है, ये सब कांग्रेस की संस्कारहीनता है। तो वहीं पीएम मोदी पर कांग्रेस की भाषा पर चंद्राकर ने आपत्ति जताई और दीपक बैच को स्क्रिप्टेड बताया। देखिए, ये सब एक औपचारिकता है। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि एक महिला के साथ कांग्रेसियों ने अपमानजनक व्यवहार किया है और वो इतनी असुरक्षित हो गई कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पास वो अकेले नहीं गई, अपने माताजी को लेके गई। तो ये तो संस्कारहीनता है कांग्रेस की। महिलाओं से कैसे बात व्यवहार करना चाहिए आता नहीं, और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच ने कहा कि बीजेपी के पास पूरे देश में कोई मुद्दा नहीं है, जनता के बीच भाजपा कुछ नहीं बोल पाई। 4 माह की बीजेपी सरकार ने जनता को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस देश के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं बैच से राधिका खेड़ा वाले मामले पर कहा कि एआईसीसी को रिपोर्ट सौंप दी है। एआईसीसी ने रिपोर्ट मांगी थी, इसलिए सभी से 1 to 1 चर्चा की। अब एआईसीसी को फैसला करना है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को उन्होंने जमकर घेरा और कहा कि भाजपा आरक्षण की पक्षधर नहीं है। अगर आरक्षण के पक्षधर है तो राजभवन में आरक्षण का बिल लंबित है, उसे क्यों पारित नहीं किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। देश के मुद्दा तो और जनता, देश के मुद्दों और जनता के मुद्दों को लेकर ये लोग जनता के बीच में बोल भी नहीं पा रहे, टच भी नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ की इस 4 महीने की सरकार ने पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया, छत्तीसगढ़ को छलने का काम किया। तो जनता के बीच में जाने के लिए इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। सिर्फ जनता के बीच में कांग्रेस की बुराई इनको नजर आई है। लेकिन इस समय छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है और कांग्रेस देश और छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। एआईसीसी ने रिपोर्ट मांगी थी, इसलिए मैंने सभी लोगों से 1 to 1 चर्चाएं की और एआईसीसी को रिपोर्ट मैंने भेज दी है। अब तो एआईसीसी को फैसला करना है, मैंने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर कल पीएम मोदी ने निशाना साधा था, जिसके बाद भोपाल पहुंचे राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भागा कौन है, पीएम मोदी खुद भागे हैं, उनका वाराणसी से क्या संबंध था, वे तो खुद गुजरात से थे। गुजरात के हैं, उनका क्या संबंध वाराणसी से था? वो तो गुजरात के हैं, तो गुजरात से लड़ने के बजाय वो भाग कर यहाँ क्यों आए हैं? ये खाली वो इतने घबरा गए मोदी जी, इतने बौखला गए हैं, जिस प्रकार की भाषा वो काम ले रहे हैं हमारे बांसवाड़े के अंदर। उसके पहले हमारे मैनिफेस्टो को बता दिया, मुस्लिम लीग का बता दिया।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगली खबर है जांजगीर चांपा से, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां चरणदास महंत की करीबी कांग्रेस नेत्री यनिता यशवंत चंद्रा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यनिता यशवंत चंद्रा जांजगीर चांपा जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। यनिता ने अपना इस्तीफा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भेजा है। यनिता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अपने मूल सिद्धांतों और विचारधारा से हट गई है। यनिता कांग्रेस में 20 सालों से सक्रिय हैं। सीधे आपको भिंड लिए चलते हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और सभा को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस वाले लोग उससे बढ़कर बदमिजाज हो गए, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं। अब आप बताइए, अपने इस देश के अंदर हमारे लिए विकास की बात करेंगे जब कोविड की बात करें या देश की सीमा की बात करें। लगातार ये चुनाव, ये संजय राय जी का चुनाव नहीं है। आपकी नाली, सड़क, बिजली, पंचायत, नगर पालिका, स्कूल, कॉलेज, ये सारे काम के लिए आपका विधायक काम में आता है। दुर्भाग्य के साथ भांडेर वालों ने एक गलती कर दी, डूबती नाव में पांव रख लिया। अब एक काम करो, उसी को डूबने तो आप तो तीर के मेरे साथ आ जाना। सरकार आपने बनवा दी, ये गारंटी मिल लेता भांडेर की विकास। मेरे साथ ये अपनी बहन सांसद यहाँ मौजूद है, जोरदार तालियां बहन के लिए। यहाँ के जिला अध्यक्ष, यहाँ के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद सब बैठे हैं। आप हमारे पास आना, हम आपकी मदद करेंगे। हमारे लिए परमात्मा की दया। भांडेर का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भांडेर में आप चिंता मत करना, जाने अनजाने सबसे गलती हो जाती है। एक गलती तो भगवान भी माफ करता है, लेकिन ये आपका भाई, आपके जैसे किसान परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, मजदूर परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, आप तो इतनी बड़ी संख्या में हो। मेरे यहाँ उज्जैन में जिस विधानसभा में मैं आता हूं, हम तो तीसरी बार जीत रहे, हम तो 500 भी नहीं है। लेकिन ये अपनी पार्टी कहती नहीं है सबका साथ सबका विकास करके बताती है। इसीलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपसे अपना आत्मीय संबंध जोड़ता हूँ। ऐसे नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जो इस बात को कहते नहीं करके दिखाते हैं। आप बताइए, हमने कहा सबका साथ सबका विकास। अब ये बोलने के लिए इस नारे की व्याख्या कर लो आप, सबका साथ सबका विकास। एक भी पार्टी उठा के देख लो, और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, ये विकास करने जाएगी तो क्या कहेगी? आप हमारे हाथ मजबूत करो, हम सबका ध्यान रखेंगे। लेकिन इनका काम पड़ा तो ये सबसे पहले आगे किसको करेंगे? राहुल गांधी को। अब राहुल गांधी के पहले जाओ, कहते आप हमारी, इनकी मम्मी इनसे पहले राजनीति में आई कि नहीं साहब? क्या नाम उनका? अब ये इनके विकास करने, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये विकास करने अपनी मम्मी से जोड़ते हैं। इनके मम्मी के पास जाओ, सबका साथ सबका विकास, वो कह रहे हैं, इनसे बोलो तुम किससे सीख के आए? तो कह हम राजीव गांधी की पत्नी, इसलिए राजीव गांधी के पास आए। आप बताओ, 10 साल मम्मी पीछे से सरकार चला ले, 5 साल उनके पतिदेव चला है, उनके आगे जाओ तो ये राहुल की दादी इंदिरा गांधी 17 साल वो सरकार चला है। फिर उससे पूछो कि तुम कहां से? तो बोला मेरे पिताजी से। तो वो गए जवाहरलाल नेहरू, 18 साल वो सरकार चला है। तो ये सबका साथ सबके विकास नहीं करते, ये केवल एक परिवार की बात करते हैं। और जो इनको कांच दिखाए कि भाई आपके परिवार के बाहर भी तो लोग हैं, कि नहीं? बाहर भी परिवार वाले, ठीक है नहीं? हम बात तो सब करेंगे, लेकिन करेंगे अपने मन की। तो आप ये बताओ कि एक परिवार के अंदर अगर इस मानसिकता से रखोगे तो फिर लोकतंत्र का ही का? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सबने लोकतंत्र के लिए अपनी जान दी, अपने योगदान दिया। लेकिन एक परिवार के हाथ में सत्ता पकड़ के कांग्रेस के लोगों ने बिठा दिया। तो हमने, डूब रही तो कांग्रेस, हार रही तो कांग्रेस। इसी कारण से आप अंदाज लगाओ, 2013 में जिसकी सरकार चल रही थी, 2013 तक आप याद करो, पूरे देश में हाहाकार था आतंकवाद से।
भेजता है, हम पाकिस्तान से बात करेंगे। अरे भैया, अब इनको कौन समझाए? आप बताओ, पाकिस्तान से बात करेंगे और आतंकवादी का इलाज हो जाता है? अरे गांव वालों से पूछो, इनको मुहावरा आता है, लातों के भूत, क्या बोलते हैं, लातों के भूत, कैसे आवाज, लातों के भूत। तो लातों के भूत बात से नहीं मानते। आपको ध्यान में हो, नरेंद्र मोदी आए, सबके बीच जोरदार ताली बजाओ 2014 में, जिनने कहा आपने 65 साल तक इनको देख लिया, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हमारे देश के अंदर बम गिराते, गोले गिराते, आतंकवादी घटना करते, पूरा देश निरपराध लोगों को मारते रहते हैं, मैं इनका इलाज करूंगा, आप मुझ पर भरोसा करो। और भाजपा के नेतृत्व में उन्होंने कदम बढ़ाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 40 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार किसी के हाथ में आई, तो नरेंद्र मोदी के हाथ में आई 2014 के अंदर। और जैसे ही पूर्ण बहुमत की सरकार आई और जो फैसले करने लगे, पूरा देश आनंद में डूब गया। पाकिस्तान भूल गया कि सरकार किसकी बनी, गलती कर दी भूल से, उनने बालाकोट कर दिया और बालाकोट में सोए हुए सैनिकों को मारने का काम कर दिया। जैसे नरेंद्र मोदी को मालूम पड़ा, सेना भी वही थी, व्यवस्था भी वही थी, सरकार का तंत्र भी वही था, लेकिन शासन करने वाला 56 इंच का भाजपा का जवान था, घर में घुस के मार के पाकिस्तान को सुधार दिया। सुधारा कि नहीं सुधारा, बता रहा हूं मैं। जोरदार ताली बजाओ, पहली बार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। और उसकी औकात क्या दिखाई? पूरी दुनिया में तीसरा देश भारत हो गया। एक इजराइल जो अपने दुश्मनों को उनके घर में जाके मारता है, दूसरा अमेरिका, और तीसरा देश बन गया भारत। ये हमारा पहला वोट वसूल हुआ कि नहीं हुआ नरेंद्र मोदी के लिए? अभिनंदन करके बताओ, बोलो मैं सहमत है कि नहीं अपनी बात से? इधर से आवाज आना चाहिए, ताली बजा करके नरेंद्र मोदी का पहला वोट वसूल हुआ। और हमने तो खुलेआम कहा, हमारी पाकिस्तान के मुस्लिमों से दुश्मनी नहीं है, ये भारत को कुचलने की मानसिकता से दुश्मनी थी। बेगम हसीना, बांग्लादेश वाली बहन, वो नरेंद्र मोदी जी को राखी भेजती है रक्षाबंधन पे, तो नरेंद्र मोदी जी उसको साड़ी भेजते हैं। बांग्लादेश से हमारी कोई झंझट नहीं है। अरे बांग्लादेश तो छोड़ो, अयोध्या में राम मुस्कुराए तो वहां अरब में भी भगवान राम के मंदिर को बनवाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने हदियत हासिल किया अरब के अंदर। जोरदार ताली बजाओ सनातन धर्म के लिए। हमको तो आनंद आ गया। अरब के लोग भले ही मुस्लिम है, उनने कहा बड़ी संख्या में भरतवंशी हमारे देश के अंदर है, अगर वो उनकी पूजा पाठ करके मानते हैं तो हम यहाँ नमाज पढ़ते तो पूजा कर ले। ये होना चाहिए कि नहीं होना? तो अब सीधी तस्वीरें मुरैना से देख रहे थे, जहां पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए।